हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस स्केलर की चल रही है और आज आपका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे या फिर डाउट था, आंसर गलत था, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी एक पार्ट इसका आया हुआ है। ठीक है, जितने भी पेड ग्रुप वाले हैं वो क्लास बिल्कुल देख लेना। 1 घंटे के आसपास का वो क्लास था, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हमने वहाँ पे लिए हुए थे। तो आज वही चीज़ है, वापस मैंने आपको बोला हुआ था कि आप लोगों ने जितने भी डाउट भेजे थे वो सबके आंसर हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। फिजिक्स का क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, यह लगभग इलेक्ट्रॉनों में अवशिष्ट आवेश के तुल्य या समान है। 1.6 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। बहुत लोगों ने इसको ठीक किया था, गलत आंसर है। ठीक है, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे हम लोग, और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही बोल दूं, ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आप हमारा पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 209 है आपका मॉक टेस्ट की फीस हिंदी मीडियम, और 499 है फुल सिलेबस के नोट्स मिलेंगे और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी यहीं पे आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ में आपका पूरा बैच है। और सिर्फ मॉक टेस्ट लेने वाले यहाँ पे ले सकते हैं। 35 प्लस आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, जैसे कि जितने भी आपके चैप्टर हैं, जैसे साइंस के हो गए, मैथ के हो गए, एक साथ नहीं मिल पाएंगे, 3-3 4-4 करके मिलेंगे। तो ये आपका लगभग 20 के आसपास हमने दे चुके हैं अभी तक का, और अभी आपके लगभग 20 और बचे हुए। ठीक है, तो ये भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो ये हिंदी मीडियम आपका टोटल रहने वाला है। अगर आपको लेना हो तो ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। चलो, अब पहला जो क्वेश्चन था, फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। फॉर्मूले आपके Q के क्या क्या होते हैं, आवेश के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। देखो, Q इक्वल टू IT आपको पता है। दूसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू NeV होता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जा रही है। मतलब समझ रहे हो, बहुत लोग क्या दिक्कत करते हैं यहाँ पे, समस्या क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है ना, 1.6 गुणा 10⁻19, वो इसकी बात कर लेते हैं। प्लस माइनस में नहीं लिख रहा हूँ, वो इसकी बात करते हैं कि ये आपका आंसर सही है, लेकिन ये आंसर आपका गलत होता है। क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यह लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपकी n। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जा रही है, आपसे आवेश नहीं पूछा जा रहा है उसका, या फिर आपका E की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जा रही है। ठीक है, मैंने प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू NE होता है आपका। Q आपको 1 दिया हुआ है, N आपको निकालना है। E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻19 होती है, तो N यहाँ से निकाल लोगे, कितना आएगा, N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻−19 आता कितना है। देखो, सॉल्व करोगे तो यह ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा, 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अभी अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पहला या दूसरा क्वेश्चन था जब आपका एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक डायग्राम दिया हुआ है। किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। चलो, डायग्राम कैसे दिया था, ये आपका डायग्राम था एक, यहाँ पे आपको ये दिया है T, और वो भी सेकंड में। ठीक है, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ये आपका दिया था V, इसमें मीटर पर सेकंड में। ये आपका 0 हो गया। ऐसे आपका एक ग्राफ बना हुआ था, ये आपका ग्राफ बना हुआ था, और यहाँ पे लिखा था 10। ठीक है, और ये आपका जो था, ये आपका दिया था ऐसे, आपको पूरा ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 13, और यहाँ पे आपको ये चीज़ निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, वापस से बता देता हूँ। किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र आपको दिया हुआ है, चाल ये रही, और समय ग्राफ आपको दिया हुआ है। कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी आपको निकालनी है, दूरी। ठीक है, दूरी आपको निकालनी है। ऑप्शन दिए हुए थे 65 मीटर, 26 मीटर, 130 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 13 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत लोगों ने ये आंसर कर दिया था, और ये आपका क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। अब देखो, आपसे क्या बोल रहा है, आपको एक फॉर्मूला पता है। किसका फॉर्मूला आपको पता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टा
समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो यहाँ से आपका दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। सिंपल सी बात होगी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, चाल आप लिख दोगे, दिया हुआ है 13 लिख दोगे और टाइम आपको 10 सेकंड पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 130 मीटर। ठीक है, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चाल है ना वो आपका एक सीधी डायरेक्शन नहीं है। अगर वो सीधी डायरेक्शन होती, एक बिल्कुल सरल रेखा पे एक सरल पथ होता, तब वहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही होता। लेकिन इस डायग्राम के लिए ये आंसर गलत हो जाएगा, और यही ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करके आए थे बहुत लोग। ठीक है, तो गड़बड़ वहाँ पे हो जाएगी। इसमें क्या करना है, देखो आपका, इसको मैं मान लेता हूँ, ये ओ पॉइंट तो दिया ही है, इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट। ठीक है, ये लंब डाला हुआ है। ठीक है, ये ऐसे चला नहीं है, जो डॉट डॉट है वो लंब डाला हुआ है, ये आपको डायग्राम में भी ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे समझो एक चीज को, आप ओ से गए, ऐसे गए हो, ठीक है, यही मैं मान लेता हूँ, इस ऐसा है, थोड़ा सा तिरछा मैंने बना दिया। उसके बाद आप सीधे सीधे आगे को चले जाते ना ऐसे करके, तब भी अलग बात होती। आप फिर वापस वहां से आपकी चाल नीचे आई है, फिर ऐसे करके आपने कवर किया हुआ है। इसको अगर बोलोगे ना आप, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, आप वो ऐसे गया है और फिर वापस ऐसे आया हुआ है, इसको ऐसा भी आप बोल सकते हो, सेम ही चीज़ तो है, यहाँ से गया फिर वापस आया है। अब ये दूरी आपसे पूछ रहा है, दूरी ऐसे निकालने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जो आपको अगर छायांकित भाग दिख रहा है, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कुछ भी आपको दिखेगा, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आपका पूरे भाग का, इसका अगर आपका क्षेत्रफल निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप बोल नहीं सकते यहाँ पे ये संपूर्ण त्रिभुज होगा, ये कर्ण है, ये लंब है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी एक चीज़ तो आप बोल सकते हो, ये आपका 90 है क्योंकि ऊपर से लंब इसमें डाला हुआ है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका AC है वो परपेंडिकुलर है किस पे, OB पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो ट्रायंगल कौन सा वाला, OAC, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आधार कितना है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्लस हमको पूरे का निकालना है, तो पूरे का कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, पूरा जितना मैंने छायांकित किया OAB इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात है, जितना ये है उतना ही ये है आपका। ठीक है, डायग्राम में साफ साफ दिखेगा आपका, दिया कहीं पे नहीं, करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इसको अगर मैं निकाल दूंगा, तो इसको फिर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ 1/2 आधार क्या है, यहाँ तक 10 है तो ये 5 होगा, होगा ना 5 यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाई 5। ऊंचाई क्या है, अब ये ऊंचाई आपको 13 दी हुई है, तो ये भी आपकी 13 ही होगी जो ऊंचाई है, तो मल्टीप्लाई बाई 13 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, पूरे का निकालना है मुझे, तो मैं इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, पूरे वाले का OAB, इस पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा और 13 पंजे आपका कितना होता है, 65 मीटर होता है। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऐसी चीजें, जहां पे आपको देखेंगे ना ट्रायंगल बन रहा है, या फिर आपका ऐसा भी बन सकता है, देखो ऐसा भी बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा के इसको एक और बना सकता है और बोल देगा, वो भी सेम दिखा देगा, ऐसे 10 से 20 दिखा देगा। ठीक है, क्या दिखाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 20 दे देगा, बोलेगा कि इतना कैसे चला है, तो इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। सेम निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो वो भी आपका काम हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो वहाँ पे भी आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से अभी सिंपल सा आपको समझना है, इतना ही आपको दिया हुआ है, ये आपको एक्स्ट्रा दिया नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें दिखेंगी, आपको सीधा एरिया निकालना है, याद रखना एक चीज आपको बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर Q आवेश और विभवांतर भी में प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। आपसे क्या क्या दिया हुआ है देख लो पहले, आपको दिया हुआ है Q आवेश, आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक चीज दी हुई है, कार्य आपको बोल रहा है W, और क्या है Q, और V विभवांतर आपको दिया है। ठीक है, आपको अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि V इज इक्वल टू W/Q रहता है, लेकिन फॉर्मूला पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य का फॉर्मूला W का फॉर्मूला, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, सिंपल सा।
ऑप्शन कौन सा राइट आंसर था इसका? V इंटू क्यू, सी ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन था V अपॉन क्यू, दूसरा ऑप्शन था Q अपॉन V, तीसरा ऑप्शन था V इंटू क्यू, चौथा ऑप्शन था V प्लस क्यू। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूले आपको याद रखने एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक, यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के MCQ मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 MCQ आपको मिलते हैं PDF फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम वही है। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलने का तरीका बदल गया। किसी तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। अब क्या पूछ रहा है, ई की वैल्यू नहीं पूछ रहा। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ पे फिर से यहाँ पे गलत करके आओगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। फिर से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो याद रखना डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25, जैसे हमने पहले किया था, 6.25 गुणा 10 की घात 18 आपका होता है। इसमें आई दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू IT होता है, और Q इक्वल टू ही NE होता है। एम्पियर आपको 1 दे दिया, टाइम आपको 1 दे दिया, सीधा एक एक आपको लेके चलना। ठीक है, N आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 10 की घात ऋण 19 होता है। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कितना, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, आंसर। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। चलो हाँ, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, चलो पहले इसी को कंप्लीट कर लेंगे। कि मैंने आपको नंबर सिस्टम में, जो हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे मैंने आपको नंबर सिस्टम में कुछ बाइनरी वर्ड वाले, सॉरी बाइनरी वर्ड नहीं बोलेंगे, बाइनरी संख्या आपकी होती हैं, हेक्साडेसिमल होती हैं, ऑक्टल होती हैं, ये 3 चीज़ें आपकी हैं, और डेसिमल होती हैं। ठीक है, इनके बारे में सिंपल सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत दे देता है कभी कभी, अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा बना। तो देखो, सबसे पहली आपकी होती है बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या क्या क्या है, सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं उसके अंदर में। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी संख्या ये होगी आपकी। उसके बाद आपका आता है ऑक्टल। ऑक्टल, इसमें होती है टोटल 8 संख्याएं। कौन कौन सी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। देखो 7 तक होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, फिर आपकी आती है डेसिमल। डेसिमल संख्या, ठीक है, इसमें क्या होती है, टोटल 10 संख्याएं होती हैं। देखो आप नाम से ही समझते हो, बाइनरी का मतलब 2 होता है, उसमें क्या क्या होंगी, 0 और 1 होंगे। अगर आपको ऑप्शन दे देगा निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया 0, 1, तीसरा ऑप्शन दे दिया 5, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो आप यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। 5 उसके अंदर नहीं आता, 0 और 1 आता है। डेसिमल में 10 संख्याएं आती है, कौन कौन सी, 0 से करोगे काउंट और 9 तक का काउंट करोगे, तो 10 संख्याएं आती है टोटल। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, इसके बारे में नॉर्मल आपको जानकारी लेनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 अंक होते हैं, 16 चीज़ें आती हैं। 0 से 9 तक तो आएगा ही, ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए आपके 10 अंक। उसके बाद क्या क्या आता है इसमें, A B C D E F आता है। इसको बोला जाता है आपका 10, इसको बोला जाता है 11, इसको बोला जाता है 12, इसको बोला जाता है 13, इसको बोला जाता है 14, और इसको बोला जाता है 15। ठीक है, 0 से 15 तक मतलब 16 अंक आएंगे, उसमें 16 चीजें आएंगी। तो 0 से 9 तो एक आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये ऐसे काउंट नहीं करना है, टोटल आपको अंक जैसे ये है आपका, ये तो 16 होंगे, लेकिन कहाँ से होगा, 0 से लेके F तक होगा, मतलब 0 से लेके 15 तक। ठीक है, 16 ये आएंगे आपके। ठीक है, ये 10 होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 2 होते हैं। चलो अभी मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ जो आपके बाइनरी में आपको उसको
करना होता है। कैसे करते हैं मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। देखो इस पे ज़्यादा मत घुसना, समझ नहीं आ रहा है लास्ट में समझ लेना, उतनी दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन बनना यहाँ से टफ है, लेकिन अगर बन गया तो 1 नंबर जाना नहीं चाहिए। देखो अब क्या है आपको, ये है मेरा है 1 2 3 4 5, चलो 6 भी लिख दूंगा इधर पे। इसको हमेशा दिखाया जाएगा 3 अंकों या 4 अंकों में, ठीक है। मैं अभी 3 लेके चलूंगा। 1 को हम लिखते हैं, पहले तो 0 आएगा, 0 को हम लिखते हैं 0 0 0, 1 को लिखते हैं 0 0 1, 2 को लिखते हैं 0 1 0, 3 को लिखते हैं 0 1 1, 4 को लिखते हैं 1 0 0, 5 को लिखेंगे 1 0 1, और 6 को लिखेंगे 1 1 0। फिर 7 की अगर बात करूंगा तो 7 को लिखते हैं 1 1 1। यहाँ तक 0 से 7 तक की अगर हम अंकों को डिफाइन करेंगे बाइनरी में, तो ये आपको 3 ही डिजिट में यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब लेकिन मैं करूंगा 8 को, तो 8 को तो 3 में हम कर ही नहीं सकते। 8 को जब मैं करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना, हाँ 8 को मैं जब करूंगा तो इसको लिखूंगा 4 अंकों में आएगा ये। 9 को मैं करूंगा तो 1 0 0 1, 10 को करूंगा 10 10, इस तरीके से होता है। निकाला कैसे जाता है, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। निकालना आपको वैसे सीखना है नहीं, इसको कैसे निकालते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, ये आपको एक संख्या दी है 2 3 5, ये आपको दिया हुआ है ऑक्टल में, ऐसे इसको दिखाते हैं। बताओ इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे। 2 नीचे लिखा बेस में, मतलब इसका मतलब बाइनरी में चेंज करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 16 लिख देता है, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से चेंज करोगे, बाइनरी में आपको करना है, ठीक है। 2 को क्या लिखोगे, इधर से हमेशा इधर से 5 से स्टार्ट करना, ठीक है, उधर से। 5 को क्या लिखोगे, 5 को लिख सकते हो 1 0 1। 3 को क्या लिखोगे, 3 को लिखोगे 0 1 1, ठीक है। 2 को क्या लिखोगे, 2 यहाँ पे है आपका 0 1 0, तो ये आपका हो गया क्या, बाइनरी में। अगर इसी को आपको ऑक्टल में चेंज करना है, ठीक है, मैं इसी से बताता हूँ। इसी को ऑक्टल में चेंज करोगे, हमेशा ग्रुपिंग करोगे कहाँ से, इधर साइड से। कौन सा साइड होगा उसका, राइट साइड, इसको मान के चल सकते हो अपने राइट साइड में, ठीक है। इस साइड से आप करोगे तो पहले का 3 का ग्रुप बनाओगे, फिर 3 का ग्रुप बनाओगे, फिर 3 का ग्रुप बनाओगे। तो 3 का ग्रुप में 1 0 1 क्या होता है, 1 0 1 आपको पता है, ये तो 5 होता है, तो 5 लिख दो। अगले 3 के ग्रुप को निकालो बाहर, कितना हुआ 0 1 1 क्या होता है, 0 1 1 तो आपका 3 होता है, तो 3 लिख दो। तीसरा ग्रुप 0 1 0 कितना होता है, 2 होता है, बस ये आपका ऑक्टल में आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर और बताता हूं, यहाँ पे एक संख्या और दी है 1। आप क्या करोगे, अब यहाँ तक तो आप समझ गए हो, लेकिन अब इधर का क्या होगा, इधर का तो 3 का ग्रुपिंग ही नहीं हो रहा है, तो जितने जीरो बच रहे हैं उतने जीरो लगा दो, 3 का ग्रुप बना दो, इसका मतलब ये आपका एक ही होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे 2 अंक आपको दिए हुए थे, ठीक है, यहाँ पे दिया था 1 और 1, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो 3 होना चाहिए, 3 का ग्रुपिंग होता है, तो इसको ऐसे बना दो, 1 0 लगा दो उस पर। तो 1 1 क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है, तो इसको भी हमारा 3 बोला जाता है, तो ये आपका आ गया। समझ रहे हो, जितने कम हो रहे हैं उतना आपको वहाँ पे 0 लगा देना है, लेकिन इस साइड में लगाना, इधर साइड में मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी। अब ये तो बात होगी ऑक्टल से आपका चेंज करने का, जो भी आपको दिया है ऑक्टल में चेंज करने का। अब इसी को अगर हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता, इसी को हम अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करें, 16 वाले में चेंज करें, तो कैसे करेंगे। चलो इसको अगर हम 16 वाले में चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना था, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ 0 0 1 1, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 10 तक को तो आपको बता दिया है, यहाँ पे 10 को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। बी क्या होगा, मतलब ये 10 था, ये 11 है, बी का मतलब 11 है। 11 कैसे करेंगे, 1 0 1 1। सी 12 होता है, 12 कैसे करेंगे, 8 क्या है आपका, 8 ये है, 4 इसको जोड़ दो, कुछ नहीं होगा, 1 1 0 0। डी क्या हो जाएगा, 13 होता है, 13 मतलब 8, और उसके बाद 8 के बाद आपने 4 जोड़ा, तो अभी एक और जोड़ दो, इसमें जोड़ दिया। ई कितना होता है, 14 होता है, एक और जोड़ दो, 1 1 1 0। एफ 15 होता है, तो 1 1 1 1, ये है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ तक का है, थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। अब ये आपको दिया हुआ है बाइनरी में, इसको आपको चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है आपको, ऐसा दिया रहेगा हेक्साडेसिमल में चेंज करो, सिंपल सी चीज़ है। 4 का पेयर बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 3 का ऑक्टल के लिए, 4 का पेयर हेक्साडेसिमल के लिए, तो 4 का पेयर बनाया, उसके बाद मैंने फिर 4 का पेयर बनाया, फिर यहाँ से 4 का पेयर बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से 4 का पेयर बनाया। तो यहाँ पे 0 0 1 1 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे देखो 1 1 0 1, 1 1 0 1 क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं, डी हो जाएगा।
10001, ये तो 8 था, 1000 होता तो, लेकिन 1 और है तो यहाँ पे 8 और 1 होता है 9। ये कितना आएगा आपका, ये तो इसी में आता है, आपका आता है 110। ठीक है, 110 कहाँ पे है, 110 ये रहा आपका, तो इसको बोला जाता है 6। आंसर क्या आएगा 69D3, ये आपका आ गया 16 में, किसमें, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज किया, 4 का पेयर करके काम अपना हो गया, सिंपल सा। अब इसी को अगर आपको बाइनरी में चेंज करने के लिए बोलता है तो सेम प्रोसीजर उल्टा कर देंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल आपको ऑक्टल और किसमें हेक्साडेसिमल वाला थोड़ा समझना है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, ऑप्शन मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बना तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, बाइनरी में कितने अंक आपके आते हैं, कौन कौन से अंक आपके आते हैं। बाइनरी में याद रखना 0 1 आता है, और अगर बात करेगा ऑक्टल में 0 से 7 तक का आता है, टोटल 8 अंक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक आता है, टोटल कितने अंक, 10 अंक होते हैं। और हेक्साडेसिमल नहीं, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो 0 से F तक आता है, कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको आप समझ रहे होंगे। अगर आज बाई चांस यहाँ पे अगर एक अंक और था आपका, 00 आप नहीं 01 आपको दिया था, या 101 आपको और दिया रहता, 3 ही अंक हो रहे हैं, 1 0 आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 4 इनको पेयर बना के इसको भी आप 5 लिख सकते हो, तो आंसर आपका उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी इसके हम क्वेश्चन बाद में भी करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। हाँ चलो, एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वहाँ पे। ठीक है, डाउट सेशन रहेगा वीकली, 1 या 2 सेशन आपको मिलते हैं। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया ही हुआ है, तो 2 सेशन इसके आज हो जाएंगे आपके। पुराना वाला देख लेना, द्विआधारी संख्या मतलब बाइनरी संख्या। ठीक है, 1 0 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 0 1 0 1 1 ये आपको दिया हुआ है बाइनरी में। इसको बोल रहा है कि आपको ऑक्टल में चेंज करो। क्या क्वेश्चन लिखा है, द्विआधारी संख्या 1 0 1 1 0 1 0 1 1 को अष्टधारी समतुल्य है। ऑप्शन क्या दिया था आपका, ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 7 3 5 3 है, 1 3 5 3 1 3 5 3 हो गया, 5 6 5 1 हो गया, या फिर 5 6 5 7 हो गया। ठीक, चलो अब कैसे करोगे, मैंने अभी बोला ऑक्टल में चेंज करना है, 3 ही का ग्रुप बनाना है। एक 3 का ग्रुप बना, दूसरा 3 का ग्रुप बना, तीसरा 3 का तो ग्रुप बना, एक अकेले रह गया, तो इसके आगे हम 2 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 का ग्रुप तो अपने को बनाना ही है। आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट करो, इधर से लिखना स्टार्ट करो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 है ये आपका। ये कितना है आपका, वो चार्ट आपको याद रखना, 5 है आपका। ये कितना है आपका, ये भी आपका 3 है। ये कितना है आपका, 1 है। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बी ऑप्शन देखो जरा, ये वाला ऑप्शन देखो, सेम मैच कर रहा है, 1 3 5 3। बस सिंपल सी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ चलो, एक डाउट था, नोट से इन्होंने फोटो खींच के भेजा हुआ था। क्वेश्चन दिया था आपका, देखो 1 की पावर में कुछ होगा, ये कौन सा वाला है कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, पहला चैप्टर का। मैंने आपको बोला था, सबके बता दिए थे वहाँ पे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, लेकिन अभी एक डाउट इनका आया हुआ है। क्वेश्चन था 1 का स्क्वायर, देखो 1 का पावर में कुछ भी हो, क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा आपका। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, 5 के पावर में कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। ठीक है, 6 के पावर में कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। करके देख सकते हो, 1 के पावर में 10 रखो, कितना हो जाएगा, 1 के पावर में 10 रखो, 100 रखो, 1 ही आना है उसका। 5 के पावर में मैं रखता हूँ 2, कितना आएगा, 25 आया, यूनिट डिजिट 5 आया। 5 के पावर में मैं रखता हूँ 3, कितना आएगा, 25 गुणा 5 हो जाएगा, तो 5 5 25, फिर भी 5 ही आएगा। समझ रहे हो, 6 का क्यूब मैं करता हूँ, तो 6 6 का 36 हो जाएगा, गुणा फिर 6, कितना आएगा, 6 6 का 36, 6 ही आएगा, इधर कुछ और आएगा। तो क्या है आपका यूनिट डिजिट, इनका कभी भी निकालना होगा। 1 के पावर में कुछ दिया हो, 5 के पावर में कुछ दिया हो, 6 के पावर में कुछ दिया हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको निकालना है, तो उतना ही आएगा। जैसे कि आपका 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। अब क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के बहुत चांसेस है। क्वेश्चन दिया था 121 की पावर 1550 गुणा 225 की पावर 2000 गुणा 436 की पावर 2500। बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा। ऑप्शन दिया था 0 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
अब इतना हमने को देखना नहीं, अपने को सिर्फ इधर का देखना है बस, हो गया। क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है अपने को, पूरा कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। तो भाई 1 के पावर में कितना भी हो 1 ही रहने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 के पावर में कुछ भी हो 5 ही रहने वाला है, मैंने आपको बोला अभी। 6 के पावर में कुछ भी हो 6 ही आता है। 6 पंजे 30 हो गया, 1 गुणा 30 हो गया, इक्वल टू 30 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट आपका ये रहता है, तो यूनिट डिजिट आपका हो गया 0, तो आंसर आपका 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स में आपने ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, नोट्स पे दिया हुआ है। एक देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। ठीक है, मृदा प्रदूषक नहीं है। डिटर्जेंट बिल्कुल है, डिटर्जेंट होता ही है। उर्वरक, पीड़ानाशक, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी बिल्कुल होता है। अब देखो पीड़ानाशक किस हिसाब से आपने डाला हुआ है, वो प्रदूषण में ही आता है। पीड़ानाशक भले ही कुछ आपके लिए पॉजिटिव काम वहाँ पे करेगा, कुछ चीज़ें जैसे आपका, कुछ चीज़ें आपका जैसे कि उस पर कीट लग गए हैं या वो सड़ने लग गया है, कुछ भी उस पर लग गया, पीड़ानाशक उसमें अगर डालोगे तो वो काम उस पर खराब करेगा ही करेगा, मृदा प्रदूषक का कारण बनेगा ही बनेगा। लेकिन उर्वरक क्या है, उर्वरक मतलब खाद, खाद तो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो जल के लिए जो मृदा के लिए प्रदूषक आपका नहीं है वो उर्वरक नहीं है, ठीक है, याद रखना उर्वरक नहीं है। चलो अभी एक भाई साहब है अपने, देखो आपको मैंने बोला था कि 9th और 10th के एमसीक्यू आपको करना है। ठीक है, एमसीक्यू क्या मतलब, आपको वहाँ से क्वेश्चन करने हैं। उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेजी, 5.3 प्रश्नावली उन्होंने मुझे भेजा है, और वो बोल रहे हैं कि इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चन है और बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है। तो आपको मैंने पहले ही बोला है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अगर मान लो एपी के आप, उन्होंने भेजा था मुझे समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन लेंथी मान लो आप 25वां 26वां 27वां क्वेश्चन या 15 के बाद वाले क्वेश्चन जो भी थे इसमें, वो बहुत टफ है। टफ का मतलब का बन तो जाएंगे लेकिन क्या है उसमें टाइम लगेगा। अब उनको बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि पहले के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो 5.3 का मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे 2,7,12 डैश 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 10 पदों तक, तो ये आपको निकालना चाहिए, ये आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन भी उसके सेम है, कैलकुलेशन आपको करनी है। और एक एपी में ये आपको दिया हुआ है ए डी और ए एन आपको दिया हुआ है, एन और एस एन आपको निकालना है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपको जो करना है ना, वो जो क्वेश्चन करना है वो ऐसे क्वेश्चन तक जाओ जो आपके 2 मिनट में सॉल्यूशन जिसका निकल रहा है मैक्सिमम, ठीक है, जो 2 मिनट में हो जाए, या फिर आपका 8 से 10 लाइन में हो जाए। ये 8 से 10 लाइन में आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर रहे हो तो 8 से 10 लाइन में हो जाए, ऐसे क्वेश्चन तक आप लोग जाओ। अब आप लोग जा रहे हो 2 पेज में जिसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आपको देखो 9वीं और 10वीं के एग्जाम नहीं देने हैं, आपको बोर्ड के एग्जाम देने के लिए नहीं बैठना है, आपको वहाँ पे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहने वाले हैं और ये टाइम आपका खाएंगे ही खाएंगे। 50 क्वेश्चन मान के चलो आपका 1.5 घंटा खा जाएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, तब की बात कर रहा हूँ। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों पे मत करो हाथ साफ, छोटे छोटे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं 9th और 10th पढ़ो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से तो पढ़ना ही है, जितने एग्जाम्पल उसमें दिए हैं वो सब पढ़ो। और जो क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन उनको आप करो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलो अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है आपको, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या मतलब आपका जिसमें 2 से भाग जाता हो या 2 के मल्टीपल में हो, कुछ भी हो सकता है। तो m आपको एक पूर्णांक दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं m+2, दूसरा ऑप्शन 2m+1, तीसरा ऑप्शन 2m, चौथा ऑप्शन 2m-1। अब साफ आपको दिख रहा है m एक पूर्णांक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक सम संख्या ले ली, एक भी सम संख्या ले ली, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। तो अब ये पूर्णांक है बोल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि m+2 इस पे दोनों पे काम करेगा, इस पे काम करेगा तो m+2 करूँगा तो 4 हो जाएगा, और 3 पे करूँ तो 5 हो जाएगा, तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है आपका, सम संख्या तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन सीधे गलत। 2m+1 पे जाऊंगा तो देखो आपका 2m+1 कितना हो रहा है, तो 2 रखूंगा m की जगह पे तो 4 और 1 5 आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया, सम संख्या है ही नहीं। तीसरा मैं जाऊंगा 2m पे मैं जाता हूँ, 2 मैंने एग्जाम्पल रखा था तो 2 रखूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 रखूँ तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये आपकी सम संख्या होगी, तो आपका 2m इसका सम संख्या का रूप होगा। ऐसे इसको निकालो, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था मैथ के
50 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको नहीं भी आते हैं, आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, फिर भी आप उनको करके आओगे। कैसे करके आओगे? ऑप्शन देख के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन देख के मेरे को ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ऑप्शन देख के भी आप आंसर बता दो, ठीक है। वह छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। देखो क्या क्या दिया था, किससे किससे भाग होना चाहिए? 16 से, 20 से, 24 से। सिंपल सी बात है। ऑप्शन दिए हुए हैं 240, 1600, 2400, 3600। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला, मतलब ये किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे, तभी इनको बोला जा रहा है पूर्ण वर्ग हैं ये। अब वो स्क्वायर होंगे और वो इन तीनों से विभाजित होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है ये बोला जा रहा है। 240 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन से सीधे हट गया। 2400 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, सीधे सीधे ऑप्शन से हट गया। आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अभी भी तुक्का नहीं मारना है। बी ऑप्शन आपके पास 1600 बचा है, जो कि आपका 40 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका 60 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इन तीनों से इसमें भाग देके देखना है। पहले इसमें देके देखो, फिर इसमें देके देखो। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, कभी भी अगर ऑप्शन वाला आप खेलोगे वहाँ पे चीज़ें कि ऑप्शन कैसे करें, कहाँ से उठाएं। ये तो 4 ऑप्शन है, इन चारों को मैं करते करते तो 5 मिनट लग जाएगा। देखो पहले मैंने बोला आपको ये स्क्वायर होता ही नहीं है, इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ये दोनों स्क्वायर होते हैं। अब आपको मैंने बोला था कि देखना है, कहाँ से देखोगे? लास्ट ऑप्शन से देखो। 3600 डिवाइड करोगे अगर किसको? 16 को, तो ये कटेगा, पूरा कटेगा, ठीक है, पूरा कटेगा। 20 से भी पूरा कटेगा, 24 से भी पूरा कटेगा, आंसर आपका सीधे सीधे आ जाएगा। तो मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चलो, प्रणोद। प्रणोद का मात्रा क्या है? प्रणोद को दाब ही बोला जाता है, ठीक है, दाब या फिर प्रणोद, कहीं पे दाब बोलेंगे, कहीं पे प्रणोद बोल लिखा जाता है। इसका मात्रा आप लोगों को पता होना चाहिए, पास्कल है, ठीक है, पास्कल, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मैंने आप लोगों को नहीं यहाँ पे दिया तो था, वो पास्कल की जगह मास्कल लिखा हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलो ये काम भी हो गया है अपना। हाँ, अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, गलत है, ठीक है, परिमेय होता है। और दो अपरिमेय संख्याओं को अगर गुणनफल करोगे तो परिमेय हो सकता है, ठीक है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बिल्कुल सही है। एक परिमेय संख्या गुणा एक अपरिमेय संख्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी की बुक है, अरिहंत ने ये प्रिंट आउट किया हुआ है, इसमें सब कुछ सही दिया हुआ है। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग हो गया चाहे अंतर हो गया, सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगी, सही है, ठीक है, ये भी आप समझ गए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होगा, गुणनफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उस पर गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे अपरिमेय दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। चलो, खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्यों? क्योंकि क्या है, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, गलनांक से अपने को कोई लेना देना नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही बात है। जो टिन है आपका वो कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से, तो इसीलिए टिन का लेप किया जाता है कि वो अभिक्रिया ना कर पाए जो भी उसमें खाद्य सामग्री रखी हुई है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? आप देखो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, -7 y² प्लस √2, 3 √x प्लस 2x प्लस 7 और 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर अचर होता है, चर होता है, सिंपल सी चीज़ है, ये आपको दिया हुआ है तो इसका ये आपका एक बहुपद है। इसको क्या आप इस रूम में लिख सकते हो, 0x² प्लस 0x
प्लस -7x लिख सकते हो। तो ये क्या है आपका एक द्विघात बहुपद है, या फिर आपका इसको बोलेंगे बहुपद है सीधे सीधे। तो बहुपद आपका बोला जाएगा, तो राइट आंसर बहुपद तो है ही ये भी आपका बहुपद है। ये आपका बहुपद में नहीं आएगा, ये भी बहुपद है, ये बहुपद में नहीं आएगा। आपको बोला था जो आपका चर है, ठीक है, x जो भी है, y दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये आपका स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, ये आपका अंडर रूट के अंदर नहीं रह सकता। कभी भी अंडर रूट के अंदर है तो वो आपका बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो हाँ, अब देखो पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग है, कितना है ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, कितना है वो आप लोगों को पता ही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये होता है आपका पलायन वेग, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ए ऑप्शन। बी वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, डी ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान और साइज पर निर्भर करता है। अब देखो पलायन वेग हर किसी के लिए, चाहे आप एक पत्थर उठा लो, एक गाड़ी उठा लो, एक ट्रक उठा लो, सबके लिए सेम रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अगर कुछ भी रफ्तार, अगर ऐसी रफ्तार पकड़ ले तो वो पृथ्वी छोड़ के चले जाएगा, ठीक है, पृथ्वी छोड़ के मंगल में चले जाएगा, कहीं भी चले जाएगा, ठीक है। तो वो आपका कहीं भी चले जाएगा। 11.2 अगर उसकी स्पीड कर दी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कर दी, तो ना ये साइज पे निर्भर करता है, ना ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी जो था क्या था, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, मतलब उस पर निर्भर नहीं करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, देखो एटीपी दिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरोफिल अणु दिया हुआ है, NADPH2 दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। अब एक भाई का मैसेज आता है कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण की इकाई है थाइलेकोइड है, ठीक है, सही बात है, थाइलेकोइड होती है अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो, लेकिन क्लोरोफिल अणु बिल्कुल सही आंसर है, क्लोरोफिल अणु भी इसका एक आपका क्या है, इकाई रहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला 2D समताओं वाले एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ पे देखो आपका 2 डायोप्टर आपको दी हुई है पावर, P इक्वल टू 2 डायोप्टर, P इक्वल टू 2 डायोप्टर। F आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी कितना होगा, तो P इक्वल टू होता है 1/f, फॉर्मूला आपको पता है, F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो F आपको निकालना है, 1/p हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 आपको दिया हुआ है, तो काटो 0.5 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 0.5 मीटर आएगा अगर मीटर में आंसर है तो। अगर बाई चांस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो ये आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। मल्टीप्लाई करोगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर फोकस दूरी। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला है एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण है, ठीक है। तो आपको पता है क्या, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये आपका क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। कितना अनुपात है, 3:1। सिंपल सी चीज होगी, HCl 3 आपका और HNO3 आपका 1 अनुपात। चलो एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। देखो एक त्रिघात बहुपद दिया है और एक द्विघात बहुपद दिया है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, आपने क्लास देखी होगी तो वहां पे आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। आपको पूछा जा रहा है क्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। देखो पहले हम एक चीज सीखेंगे, देखो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या है, द्विघात समीकरण। त्रिघात की बात करूंगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा 2 इसके मूल होते थे, क्या होता था, -b/a होता था फॉर्मूला। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, c/a फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं, इसके अलावा चौथा फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका सिंपल सी चीज है, जो पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे क्या था, -b/a था, यहाँ पे भी सेम -b/a।
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए, सेम टू सेम यहाँ की तरह। लेकिन अल्फा बीटा गामा का जो फॉर्मूला रहेगा माइनस डी अपॉन ए रहेगा। अब यहाँ पे ये चीज समझना कि जो b यहाँ पे था, यहाँ पे b क्या है, ये b है यहाँ पे आपका x का गुणांक, a क्या है, a है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला साथ में लिख देना दोनों के दोनों, ठीक है, समझने के लिए। बाद में आपको ये आपका हेल्प करेगी, वहां पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। b देखो, b यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a तो आपका एक्स क्यूब का गुणांक है, d क्या है, अचर है, यहाँ पे c अचर था, c अचर था यहाँ पे, a तो एक्स स्क्वायर का ही हो गया, सेम चीज है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, और यहाँ पे c अपॉन ए, ठीक। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं। तो बताइए अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। ऑप्शन -7/4 5/4, 7/4, -3/4। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है। देखो क्या है अल्फा बीटा गामा, माइनस डी अपॉन ए करो, माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है अचर पद, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 7 हो गया। ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक 4। ऑप्शन कौन सा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सी चीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, वहां पे भी, ठीक है, वहां पे भी आप फटाफट कर लोगे। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा इसमें, फॉर्मूला अगर आपको याद होता तो आप इसको काम कर लोगे। चलो फॉर्मूला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, संख्या दी हुई है श्रृंखला एक आपको 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का योगफल निकालिए। क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा जहां पे दिया रहता था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ पे वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपका 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे तो गड़बड़ होगी, यहाँ क्या गड़बड़ होगी है, यहाँ 5 से स्टार्ट किया हुआ है। अब सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिखा मैंने इसको, चलो फिर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ किसके साथ में, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना ही माइनस करूँगा। इतना मैंने यहाँ जोड़ दिया और इतना ही उससे माइनस कर दिया, तो काम तो आपका यही आ गया ना, बराबर ही आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ आराम से। यहाँ इसके लिए आपका n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसके लिए आपका n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझे इस चीज को, बिल्कुल ठीक है। तो n प्लस 1, n 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू 2n प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 41 अपॉन में हो जाएगा 6। माइनस करेंगे सेम, यहाँ पे n 4 ही तक है तो 4 करो, 4 गुणा कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा बट्टा 6। अब इसको सॉल्व कर दोगे, जैसे ही इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्व इसको कर लेना, ठीक है। आंसर इसका कितना आएगा आपका 2840 दिखा रहा है, ठीक है, 2840 आपका आंसर दिखा रहा है। तो ये तरीका है इसको करने का, कुछ अलग से नहीं है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला आपको करा रखा है, पेड ग्रुप में आपको एक फॉर्मूला लिखा भी रखा है। चलो लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं, हाँ ये बता ही दिया आपको। हाँ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है एक्स्ट्रा। अभी देखो
आपको जो भी डाउट है पेड ग्रुप वाले अपना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो। बाकी जब भी टाइम होगा आपको क्लास मिल जाएगी। वहाँ पे रिप्लाई थोड़ा सा कम हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैंने सारे मैसेज देख लिए जितने भी थे, और जितने डाउट मुझे लगे कराने वाले हैं वो मैंने करा दिए, ठीक है। और आपको कैसे तैयारी करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, कहाँ से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने क्वेश्चन आपको करना है। बाकी 1 महीना बचा हुआ है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे आपको टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है। 1 महीना आप अच्छे से कर सकते हो तैयारी। बाकी अगर पेड ग्रुप लेना है 209 मॉक टेस्ट 499 में सब कुछ है, ठीक है। क्लासेज यूट्यूब पे ही चलेंगी, हिंदी मीडियम ये है आपका। और ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी तक 80 के आसपास क्लासेस आ चुकी हैं, तो 80 क्लास आपको देख लेनी है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके। और साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।